चुनावी राजनीति में वर्ष 2000 के बाद या ये कहें 2010 के बाद जो चुनावी राजनीति है उसको आप किस तरीके से बदलता हुआ देखती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना का अर्थ क्या है बेटा? अभी पिछले करीब 1 साल से एक और खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में थी, रेड सी संकट। जी सर। क्या है रेड सी संकट? आइए आइए। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते। आइए बैठिए। थैंक यू मैम। आप अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। मैम मैंने प्रारंभिक परीक्षा कानपुर नगर से की है। इसी क्रम में मैंने अपना स्नातक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से किया है और अपना परास्नातक पॉलिटिकल साइंस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से किया है। ठीक है। मेरी हॉबीज स्केचिंग और बच्चों से बात करना है। ठीक है, तो अभी आप तैयारी कर रही हैं? यस मैम। ठीक, ये बताइए कि आपको सिविल सेवाओं में आने की इच्छा क्यों है? मैम मेरी रुचि समस्या समाधान और निर्णय निर्माण जैसी भूमिकाएं मुझे आकर्षित करती हैं और इस सेवा में आकर मैं जमीनी स्तर पर विकास के लिए अपना योगदान दे सकती हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़े होंगे एक पेपर के रूप में। यस मैम। परास्नातक में जो सिलेबस आपने पढ़ा उसमें कौन कौन से पेपर थे? मैम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस और सॉरी अभी इंडियन पॉलिटी नहीं था एक पेपर? यस मैम, इंडियन पॉलिटी। ठीक है। सॉरी मैम। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने आईआर में बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी इंटरनेशनल रिलेशंस की। यस। कौन कौन सी प्रमुख थ्योरीज पढ़ी? मैम पंचशील पढ़ ली। इसके अलावा सॉरी मैं अभी मैं रिकॉर्ड। शक्ति संतुलन क्या है? मैम शक्ति संतुलन एक इंटरनेशनल रिलेशन संकल्पना है जिसके अंतर्गत हथियारों के माध्यम से एक देश दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का प्रयास करता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध वाले एरा में देखा गया था। और शक्ति पृथक्करण क्या है? शक्ति पृथक्करण मैम एक शासन का सिद्धांत है जिसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों में पृथक्करण होता है। किसने दिया था? ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया। और नियंत्रण तथा संतुलन का सिद्धांत क्या है? नियंत्रण मैं अभी मैं रिकॉर्ड। थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के व्याख्या आगे विस्तार में दी गई थी। कोई बात नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? मैम मेरी जानकारी के अनुसार सोशल इंजीनियरिंग में हम लोग मानव संसाधन विकास पर ध्यान देते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अवसरों को सृजन किया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। ठीक है। और आप ये बताइए कि राजनीति, स्पेशली जो चुनावी राजनीति है, चुनावी राजनीति में वर्ष 2000 के बाद या ये कहें 2010 के बाद जो चुनावी राजनीति है उसको आप किस तरीके से बदलता हुआ देखती हैं? मैम 2010 के बाद मैम इसे कई रीजन में बदलता हुआ देखा जा रहा है। यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसमें जो पहले दक्षिणवादी था जिसमें कि संस्कृति और इस पर अधिक ध्यान दिया जाता था, वो अब वामपंथी हो गई है जिसमें गरीबी और विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए, नहीं, भारत की चुनावी राजनीति के बारे में बताइए। ओके मैम, तो मुझे लगता है कि एक तो ये हुआ और अगर हम लोग इसके जो सुधार किए जा रहे हैं उसमें देखें तो महिलाओं को अधिक वरीयता दी जा रही है, जिसके अंतर्गत नारी वंदन अधिनियम 2023। ठीक, थैंक यू सर। पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है बेटा? सर पूंजी निर्माण का मतलब है कि पूंजी द्वारा कितना वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। कैपिटल। सर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है बेटा? सर पूंजी निर्माण में वृद्धि के लिए यस सर। प्राथमिक शर्त क्या है? सर मेरी जानकारी के अनुसार इसमें प्राथमिक स्तर पर निवेश को रखा गया है। निवेश का अर्थ क्या होता है? सर निवेश का मतलब है कि पूंजी को किसी कार्य में लगाना। खर्च और निवेश में बेसिक डिफरेंट क्या बेटा? सर निवेश का अर्थ है कि किसी दीर्घकालिक लाभ के लिए पूंजी को लगाना और खर्च एक अल्पकालिक समय पर किया गया व्यय होता है। अच्छा, एक चीज बताना बेटा, आपने एक स्कूटर खरीद लिया है। यस। ठीक है, कोचिंग आने जाने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए, वो खर्च है या निवेश है? सर अगर मुझे कोचिंग आने जाने के लिए लिया है अगर तो उसमें मुझे लगता है निवेश है, क्योंकि मुझे जो पर डे खर्च करना पड़ रहा था उसका बचत हो सकेगा। अच्छा, खर्च आपने सुना होगा बेटा कि हम गरीब हैं,
यस क्योंकि हम गरीब हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? सर, मेरी जानकारी इसमें सीमित है, लेकिन आप अनुमति देंगे तो मैं अपने हाँ विचार। बेटा। सर, मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि हमारी सोच एक पिछड़ी हुई है, इसलिए हम लोग शायद गरीबी में फंसे हैं। अगर हम अपनी मानव संसाधन को विकसित करके एक मौका दिया जाए तो हम लोग उस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आपने सुना होगा बेटा विशेष साइकिल, यस सर। ये क्या है बेटा? सर, ये नक्स ने दिया था मेरी जानकारी के अनुसार। हाँ। इसमें सर पीढ़ीगत गरीबी के एक तरीके से बात की जाती है, जिसमें आय कम होने पर रोजगार के अवसर कम होने पर आय कम होती है, और आय कम होने पर व्यय कम होता है, और व्यय कम होने पर ये गरीबी का स्तर बना रहता है। पॉपुलेशन बम एक किताब लिखा, किसने लिखा है बेटा? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, पर मैंने इस बारे में पढ़ा है। अच्छा बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का अर्थ क्या है बेटा? सर, अवसंरचना का अर्थ सर जैसे कि परिवहन, सड़कों का निर्माण करना, और इसी के साथ उद्योगों का विकास करना, लॉजिस्टिक्स सर जिसे सर कह सकते हैं, उसका निर्माण करना, एक्सप्रेस वेज का, इसे अवसंरचना निर्माण कहते हैं। ये क्यों जरूरी माना जाता है? सर, इसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण मुझे कनेक्टिविटी में वृद्धि करता है ये। इसके साथ सर ये रोजगार के अवसर भी सृजन करता है। और सर अभी मैं 2 ही याद कर पा रही हूँ। कोई बेटा नहीं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंट क्या है? सर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि परिवहन के साधन, दूरसंचार के साधन विकसित करना, और सोशल अवसंरचना का अर्थ मानव संसाधन विकास, मानव पूंजी विकास पर है, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों द्वारा मानव को एक कौशल विकास करना। जनांकिकी लाभांश के बारे में सुना होगा बेटा आपने? जी सर। ये कहा जा रहा है कि जनांकिकी लाभांश कहीं ऐसा ना हो कि आपदा में बदल जाए। यस सर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है बेटा? सर, इसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में समझें तो शिक्षा का निम्न स्तर होना, जिससे कि रोजगार परक शिक्षा का विस्तार सीमित है, और हम लोग जनसंख्या है, हमारे पास जनसंख्या आधिक्य है, लेकिन उसको रोजगार नहीं सृजन कर पा रहे हैं, जिससे वो जनसंख्या लाभांश से वो आपदा का रूप ले सकती है। और इसके अतिरिक्त सर, सॉरी सर, अभी मैं एक ही रिकॉल कर पा रही हूँ। आपने बीच बीच में मानव संसाधन शब्द का प्रयोग किया बेटा। जी सर। ठीक है, मानव संसाधन का अर्थ क्या है? सर, मानव संसाधन का अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल, इस पर ध्यान देकर मानव की सभी क्षेत्रों में विकास के प्रबंध करने का। तो मानव संसाधन, जी सर। अब मानव विकास, जी क्या सर। दोनों एक है बेटा? सर, मानव विकास एक बड़ा क्षेत्र है। मानव संसाधन का विकास करके हम मानव विकास को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। तो ये हाल ही में वैश्विक स्तर पर एक स्थान बड़ा चर्चा में था, जिसमें यूएस के प्रेसिडेंट उसको कैप्चर करना चाह रहे थे। यस सर। कौन सा स्थान है वो? सर, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड की क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है ग्रीनलैंड की? सर, ये आता तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, पर इसका जो राजनीतिक सॉरी सर, मैं करेक्ट वर्ड नहीं याद कर पा रही, जो राजनीतिक तौर पर वह डेनमार्क के अंतर्गत आता है। डेनमार्क। तो कनाडा और ग्रीनलैंड जी के बीच में कोई स्ट्रेट है, कोई जल संधि है? यस सर। कौन सी? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं अच्छा, अभी पिछले करीब 1 साल से एक और खबर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में थी, रेड सी संकट। जी सर। क्या है रेड सी संकट? सर, मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पर जो सोमालियन समुद्री डकैत हैं। नहीं, सॉरी सर, मुझे अच्छा, हौती समुदाय के बारे में सुना है आप? जी सर। क्या है ये हौती समुदाय? कहाँ बिलोंग, किस क्षेत्र को बिलोंग करता है? सर, ये यमन क्षेत्र के समुद्री डकैत हैं। हाँ। तो क्या करते हैं ये लोग? ये सर जो परिवहन, जो समुद्री परिवहन के रास्ते व्यापार होता है, उसको लूट कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे अगर मुंबई से फ्रांस जाना है समुद्री मार्ग के रास्ते, तो इस मार्ग में बीच बीच में कौन सी जल संधियाँ मुझे देखने को मिलेंगी? कौन कौन सी स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा? ओके सर, मुंबई से फ्रांस जाना है सर। पहले हमारा जल संधि सर आपको जानना चाह रहे हैं, तो सर पहले क्या रूट फॉलो करेंगे? कौन सी वाटर बॉडी से होते हुए वहाँ पहुँचेंगे? बीच में कौन सी जल संधि आएंगी? सर, पहले तो हॉर्मुज जल संधि आएगी। इसके अलावा फारस की
फारस की खाड़ी तो उसी में आ जाएगी सर। और सर इसके अलावा सर बाब अल मंदेब संधि ठीक आएगी। है, इसके बाद स्वेज नहर आएगी। ठीक है। और तो हम स्वेज नहर तक पहुंच गए। हम कौन सी वाटर बॉडी में, कौन से समुद्र में अभी? सर अब हम लोग भूमध्य सागर पहुंच चुके हैं। नहीं, अभी हमने स्वेज नहर पर पहुंच गए हम? स्वेज नहर पार करके भूमध्य सागर अच्छा, भूमध्य सागर पहुंच गए हैं। फिर भूमध्य सागर से इसके बाद सर जिब्राल्टर संधि। हाँ, तो बस वहीं रुक जाएंगे और आगे जाएंगे? सर और आगे उत्तर की तरफ जाएंगे तो हम लोग फ्रांस पहुंच जाएंगे। फ्रांस पहुंच जाएंगे, वेरी गुड। अच्छा बताइए, ये लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना है आपने? यस। क्या है ये लिथियम ट्रायंगल? सर ये साउथ अमेरिका का एक क्षेत्र है। उसके 3 देशों में लिथियम ट्रायंगल पाया जाता है, जिसमें बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना सम्मिलित हैं। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना या उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना कैसी है, किस प्रकार की है? यस सर वो एक जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर नदियों का क्षेत्र पाया जाता है, इस वजह से जलोढ़ मृदा अधिक है। इसी के साथ सर ये इसका जो दक्षिणी भाग है, इसमें विंध्यन क्रम श्रृंखला का बुंदेलखंड पर्वतखंड कोई क्षेत्र एक महत्वपूर्ण खनिज बताइए उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रूप से मिलता हो। सर ऐसे तो कई खनिज हैं, जिसमें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर देखें तो सर वहाँ पे डोलामाइट, चूना पत्थर, जिप्सम जैसे कई। बुंदेलखंड में कहीं यूरेनियम मिलता है? जी सर। कहाँ? सर ये ललितपुर जिले में मिलता है। ललितपुर में मिलता है, ठीक है। जब आपने कहा कि आपकी हॉबी है स्केचिंग, जी तो स्केचिंग में एक शब्द यूज होता है हैंचिंग। हैंचिंग एक वर्ड यूज होता है, इसका क्या मतलब है? सर मैंने पढ़ा था पर मुझे अभी याद नहीं यार। नहीं, पढ़ने जैसी बात ही नहीं है इसमें, तो आप स्केचिंग करती हो तो आपको ये टेक्निक्स हैं। अच्छा, कौन सी पेंसिल यूज़ करती है आप, ग्रेफाइट या चारकोल? सर ग्रेफाइट, और जो हम लोग नॉर्मल कैच यूज़ करते हैं उसी पेंसिल से। ठीक है, थैंक यू मैडम। ये बताइए, आपको बच्चों से बात करना अच्छा लगता है? यस। क्यों? मैम मुझे उनके जवाब अच्छे लगते हैं, उनके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, उन्हें जवाब देना। कहते हैं कि पहले जो बच्चों के अंदर मासूमियत थी अब वो ख़त्म होती जा रही है, क्या ये सही बात है? मैम मेरे अनुसार वो ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ आजकल बच्चे जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सूचना और शिक्षा का लेवल एक अच्छा हमारी तुलना में अच्छा है। तो ख़त्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो काफ़ी जल्दी परिपक्व हो जा रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आई कम इन मैम? आइए, बैठिए। थैंक यू मैम। तो निधि, कौन सा प्रयास है ये? मैम मेरा प्रयास तो चौथा है, पर मेंस मेरा पहला था। ठीक है, मेंस और इंटरव्यू पहला है। जी मैम। कैसी लग रही तैयारी? पता नहीं। नहीं, हम लोग का जो आपसे संवाद हुआ उसके बाद आपको क्या लग रहा है, किस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? मैम मुझे अपना विषय काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। हाँ, वो ठीक है। आपका इंटरव्यू है 25 को, तो विषय को काफ़ी अच्छे से पढ़ने का समय तो है नहीं। विषय से जो सवाल आए आपने ठीक ठीक उसके जवाब दिए हैं, कोई दिक्कत लगी नहीं। आपकी एंट्री, अभिवादन, आई कांटेक्ट, बैठने का तरीका ठीक है, हैंड मूवमेंट ठीक है। आई कांटेक्ट में थोड़ा सबको देखने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे बात करिए उसी को देखिए, ठीक है? मैम उन्होंने कहा था तो मुझे नहीं, जिससे बात करिए उसी को देखिए, यही नियम है, उसके अलावा कोई नियम नहीं है, ठीक है? सर से आपकी जो बातचीत हुई ना, सोसाइटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, उस पर समझ थोड़ी कमज़ोर लगी। तो देखिए, 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, आप इस बात के लिए तो तैयार रहिए कि कई बार ऐसा होगा कि कोई विषय विशेषज्ञ होंगे वहाँ पे, तो शायद आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे ना उतरें। हालांकि पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है और अब तो समय भी नहीं है, तो बेहतर है आप माफ़ी मांग लीजिएगा। जहाँ पर भी आपकी समझ ना हो तो माफ़ी मांग लेना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, चुनावी राजनीति में आप क्या परिवर्तन देखती हैं? आप सवाल का मंतव्य नहीं समझ पाई। चुनावी राजनीति में तकनीकी का इस्तेमाल, चुनावी राजनीति में रणनीतिकारों का इस्तेमाल। आपने पहले कभी सुना था कि हर पार्टी हायर कर रही है लोगों को जो एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई वो चुनाव में उनकी ज़्यादा सीटें कैसे आएँ? ये सब कुछ नए परिवर्तन हैं जो 2000 के बाद विकसित हुए हैं। उनको आपको बताना था कि आपने कहा दक्षिणपंथ से वामपंथ, तो दक्षिणपंथ वामपंथ जैसे शब्दों को क्यों लाना? ठीक है, आप वो बताइए जो तकनीकी परिवर्तन। एक इवेंट हो गया, चुनाव एक पूरी तरीके से इवेंट है जिसमें पार्टी पूरी प्लानिंग करती है। जैसे हम लोग शादी विवाह में प्लानिंग करते थे ना, इतने बाराती आएंगे, इनका इतना भोजन, नाश्ता क्या खाएंगे, खाना क्या खाएंगे। उस एक चुनाव पूरी एक प्लानिंग है कि बूथ बना दिए जाते हैं, सेक्टर्स बना दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो ये सब बदलाव हैं चुनावी राजनीति के। और फिर चुनाव का जो प्रचार का पुराना तरीका था वो अब नहीं रहा, डिजिटल हो गई हैं चीज़ें,
प्रचार के तरीके बदल गए हैं, वो आपको बताना था। तो सवाल का मंतव्य समझिएगा, सवाल का जवाब आए तो दीजिएगा, नहीं आए तो माफ़ी मांग लीजिएगा। गेस करना हो तो परमिशन लेके गेस करिएगा, लेकिन थोड़ी और ऊर्जा की ज़रूरत है और थोड़ी और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है आपको। मतलब थोड़ा मुस्कान रखिए चेहरे पे, और जो है एनर्जी लगनी चाहिए कि किसी जोश से भरे युवा से हम बात कर रहे हैं, किसी थके हुए व्यक्ति से नहीं। वैसा भाव ना आए कि कोई थके हुए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार हो सकता है आपको मॉर्निंग में बुलाया जाए लेकिन आपका इंटरव्यू लंच के ठीक पहले हो जाए, तो 2-3 घंटे आपको वेट करना पड़ जाए, तो वो थकान हावी नहीं होने देनी है अपने ऊपर, ठीक है। और कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। मैम मेरा नेचुरल ऐसा है तो कैसे चेंज नहीं, वो ठीक है, बोलने की आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करना है। शुरू में जब आप मुझसे बात कर रही थी तो बहुत ज़्यादा तेज बोल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो संभल गया था। तो वो एंजाइटी होती है, वो हम समझते हैं कि वो उस एंजाइटी में कि जल्दी जल्दी चीज़ों को बता दें, बट बाद में वो पेस आपकी ठीक हो गई थी, तो उस पर मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन थोड़ी आवाज़ की पिच को ऊंचा करिए, ठीक है। साड़ी ये पहन के जाएंगे? यस मैम। हाँ ठीक है, लेकिन इसके साथ का ये ब्लाउज तो ये है नहीं, मैम ये इसी के साथ का पहनेंगी ना, या यही पहन के जाएंगी? मैम ब्लेजर डालूंगी। हाँ, ब्लेजर डालेंगी ना? Yes. हाँ तो फिर ठीक है, आराम से जाइए, अच्छे से करके मैम आइए। रिवाइज में क्या करूँ? वॉइस थोड़ा तेज करनी है। रिवाइज करने में करंट अफेयर्स और बजट। सर वो मैं हैचिंग में बोल दी कि मैंने पढ़ा था। कोई बात नहीं, वही तरीका है माफ़ी मांगने का। वही तो मैं बता रही हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो माफ़ी मांगना है, परेशान नहीं होना है। सर ने बोला कि तुम करती हो तो फिर कैसे भूल हाँ तो गए? कहिए कि हाँ सर मैं करती हूँ, मैंने पढ़ा भी था, मुझे पता होना चाहिए था, बट अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। वो तो वहाँ वो सर ने इस सेंस में थोड़ा ना कहा कि तुम करती हो तुमको नहीं पता। सर ने इस सेंस में कहा कि आप तो करती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो वही जी सर, मतलब मुझे पता था, सबको समझ में आता है कि उस मोमेंट में कई बार चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि सर मुझे पता होना चाहिए था, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मैंने पढ़ा तो था। ऐसे ही बात करिए। सॉरी बोल रहा हूँ, 2-3 बार लहजा बस बदलना है। आई एम सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा सर, मुझे पता होना चाहिए था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। मैम और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं, तनाव मत लीजिए, करंट अफेयर्स वगैरह रिवाइज करके बजट को अच्छे से पढ़ के जाइए, आप ठीक करेंगे। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।